प्रेजेंट नहीं हो रहा। तो मैंने उसकी पूरी कोशिश की है कि इस बार वो दिक्कत ना आए। ओके, सो लेट्स सी। नहीं होगा, लेट्स सी। ठीक है। ओके। हाँ, मेरा पूरा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है ना आपके सामने? गुड इवनिंग जेनवी रामनगर। ओके, ग्रेट ग्रेट। हाँ हाँ। ओके। तो बेटा आज ना कुछ बच्चे ऐड हुए हैं जो इतने दिन तक नहीं थे, पता नहीं किधर गए थे। ओके, तो आई थिंक संक्रांति की छुट्टी थी तुम लोगों को। आई होप यू हैव ऑल सेलिब्रेटेड योर संक्रांति वेरी नाइसली एंड वेरी ब्यूटीफुली। ठीक है। तो बेटा मैं आपको बताऊं, जिस दिन आप क्लासेस में नहीं थे, मैंने बहुत कुछ चैप्टर्स ना कुछ एक एक दो दो बच्चे ही ज्वाइन कर रहे थे, तो कंप्लीट हो गया समझो। अब इतने लोग नहीं थे इतने क्लासेस में। तो मैं जितना आपको याद था, शायद मैं करा रही थी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, है ना। अभी स्टार्ट ही की थी कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर खत्म हो गया। और उसके बाद मैंने फिर खत्म किया एक्सक्रीशन चैप्टर, जिसमें बहुत अच्छे से मैंने रास मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था। एंड एडीएच का फंक्शन बताया था, एएनएफ का फैक्टर के बारे में मैंने बताया था। आप सब लोगों ने ना इतनी बड़ी गलती की है, आई डोंट नो व्हाट टू से। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्लासेस ना गवा चुके हो। ठीक है। खैर, अभी भी हमारे पास टाइम है कुछ चैप्टर्स करने का, तो साथ में करते हैं। तो इन द लास्ट क्लास बेटा, आई हैड स्टार्टेड द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था? मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मसल्स। ठीक है। तो बेस्ड ऑन लोकेशन देयर आर थ्री टाइप मसल्स, मैंने आपको बताया था। ठीक है। वो है जो स्केलेटल मसल्स, दूसरे हैं कार्डियक मसल्स, दूसरे हैं ओके जो हड्डी को नहीं लगे हुए रहते। ओके, दोज आर इनवॉलंटरी। तो खैर वहां पे हम लोग आते हैं। हो गया, वो तो हो गया। आपको अभी क्या करना है, एनसीईआरटी निकाल के पढ़ना है बस। ठीक है। उसके बाद हमने बेटा स्ट्रक्चर देखा था। लेट मी गो बैक, जस्ट स्लाइड्स में दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या करवाया है। हाँ, तो ये देखो, ये स्केलेटल मसल करवाया था, विसरल मसल करवाया था, एंड देन कार्डियक मसल। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स जो मैंने करवाए थे। एंड दिस इज एंड, मतलब ये हो गया, खत्म हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो गया। इसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटेड मसल दिखाया था। ओके, स्ट्रक्चर कैसा होता है? देयर विल बी अ बंडल इनसाइड। ओके, एक पूरा मसल होता है, एक मसल के अंदर होता है मसल बंडल। इनसाइड मसल बंडल यू विल फाइंड द मसल फाइबर। inside muscle fiber you will find the myofibril. okay, myofibril में भी thin and thick myofibrils होते हैं। okay, तो बंडल को fascicles के नाम पे भी हम लोग जाना जाता है। ठीक है। तो ये बताया था मैंने। इसके बाद बेटा मैंने आपको यूनिट बताया था, यूनिट ऑफ ओके मसल, दैट इज सार्कोमियर। ओके, सार्कोमियर इज अ यूनिट ऑफ मसल। उसमें हमने देखा था ये बैंड क्या है, आई बैंड क्या है, जेड लाइन क्या है, एम लाइन क्या है, हेड जोन क्या है। ये सारी चीजें हमने देखी थी लास्ट क्लास में। ठीक है। तो आई होप इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं है। अगर होगा तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है। तो इसके अलावा बेटा मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ओके, स्ट्रक्चर भी बताया था, लेकिन एनसीईआरटी ने कुछ चीजें उनको ना क्लियर से नहीं दिए हैं। दिए तो हैं बट क्लियर से नहीं दिए हैं, इसीलिए मैंने आपको क्या किया है, बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने खुद के अपने डायग्राम्स लाए हैं, जो ड्रॉ करके मैंने उसके फोटोज निकाल के यहाँ पे डाले हैं। ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लियर कनेक्टिविटी मिले, आइडिया मिले। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है ना, एक सेंटेंस किसी और पैराग्राफ में होता है, दूसरा सेंटेंस किसी और पैराग्राफ में। तो आपको ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करके समझने के लिए, उसके बीच में कनेक्टिविटी लाएं। जब कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना तो बहुत टाइम तक याद रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो बहुत जरूरी है। तो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स किया था। ठीक है, तो इसमें थिन और थिक मायोफाइब्रिल के बारे में बात हुई थी। ओके, तो उसका स्ट्रक्चर मैंने लाए हैं, मैंने अपने हाथों से डायग्राम बना के लाए हैं, अभी वो देखते हैं। ठीक है। तो डायग्राम का मतलब ऐसा नहीं है बेटा कि चलो ठीक है एग्जाम में पूछा जाएगा। ये डायग्राम्स आपको ऐसे हेल्प करेंगे याद रखने के लिए। ठीक है, अब ये देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वॉलंटरी मसल। ओके बेटा, मैंने अपना वीडियो टर्न ऑन नहीं किया क्योंकि इंटरनेट का बहुत घपला चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैंने वीडियो भी टर्न ऑन कर लिया तो क्लास तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत दिन से इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मैंने उनको कॉल भी किया है, वो आके देखेंगे। तो कल तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो ये वॉलंटरी मसल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेड मसल। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स आर द वॉलंटरी मसल्स। तो देखो, तो यहाँ पे मसल है, मसल का जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हम कहते हैं एपीमाइसियम। मसल के अंदर मसल बंडल्स होते हैं।
ओके मसल के अंदर मसल बंडल होते हैं, उनको हम कहते हैं ओके फैसिकल, उनको फैसिकल भी कहते हैं। इसका प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है पेरीमाइसियम। ठीक है, मसल बंडल के अंदर और एक आपको दिखेगा दैट इज मसल फाइबर। ओके मसल फाइबर इज प्रोटेक्टेड बाय एंडोमाइसियम। अब तुम मसल फाइबर के अंदर देख लो तो तुमको बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स दिखेंगे। ओके तो मायोफाइब्रिल्स के अंदर क्या होगा, फिर दो चीजें रहेंगी, एक थिन मायोफाइब्रिल, एक थिक मायोफाइब्रिल। ओके या फिर मायोफिलामेंट भी कह सकते हो तुम। ठीक है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, आपकी एनसीईआरटी ने ना थिन को एक्टिन का नाम दिया है। ओके थिक को मायोसिन कह दिया, थिन को एक्टिन कह दिया। एक्चुअली ये आपकी एनसीईआरटी ने दिया है, बट आप हायर स्टडीज में जाओगे एंड बहुत डिटेल्ड बुक्स निकाल के देखोगे ना तो वो ऐसे नहीं दिया जाता। वो दिया जाता है मायोफाइब्रिल हैज टू कंपोनेंट्स, थिन मायोफिलामेंट एंड थिक मायोफिलामेंट, या फिर थिन या फिर थिक मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल भी लिख लो, मायोफिलामेंट भी लिख लो, को दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अब थिक में क्या आता है, देखो थिक मायोफिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ मायोसिन। मायोसिन एक पॉलीमर है, वो बना है मोनोमर से। उसका मोनोमर यूनिट कौन है, मीरोमायोसिन। ओके मीरोमायोसिन मोनोमर यूनिट है, जिसके 300 से 400 यूनिट मिलके बनता है एक मायोसिन, जिसको हम कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो इसी तरह तुम थिन मायोफिलामेंट में आ जाओ तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इन थिन मायोफिलामेंट यू विल सी 3 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर्स आपको थिन मायोफिलामेंट में देखने को मिलेंगे। एक एक्टिन जिसके 2 फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक्टिन तो होगा, तो एक्टिन के 2 फिलामेंट्स होते हैं, जैसे वो डबल हेलिक्स मॉडल में लगा हुआ होता है, जैसे हमने डीएनए पढ़ा था, है ना। तो वैसे एक्टिन डबल हेलिक्स मॉडल में रहता है, 2 फिलामेंट का बना है। ट्रोपोमायोसिन एक टेप जैसा स्ट्रक्चर है जो एक्टिन को कवर करके रखता है। ठीक है, एक्टिन को कवर करके रखता है, एक टेप जैसा स्ट्रक्चर है, दैट इज ट्रोपोमायोसिन। वो भी दोनों 2 फिलामेंट का होता है। ठीक है, लास्ट कंपोनेंट इज ट्रोपोनिन। ये जो ट्रोपोनिन है ना, ये 3 सब यूनिट्स का बना है। ठीक है, टीपीआई, टीपीएम एंड देन टीपीसी। एक एक का फंक्शन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इस क्लास में भी बताऊंगी। ओके तो बस अपना ध्यान इधर लगा के रखना। ठीक है, तो अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो वहां पे आपको बहुत क्लियर से आइडिया हो जाएगा। अब तुम ये डायग्राम देखो, हाँ ये डायग्राम देखो, तो यहाँ पे तुम्हारे को समझ आ रहा है ना, क्या समझ आ रहा है, ये देखो, ये एक तुम निकाल लो मायोफिलामेंट, तो उसके अंदर आपको मिलेगा ये चीजें एक्टिन एंड मायोसिन, ये आपकी एनसीईआरटी ने दी है। ठीक है, मायोसिन वुड बी कंसिडर्ड एज थिक फिलामेंट एंड एक्टिन वुड बी कंसिडर्ड एज थिन फिलामेंट, याद रखो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब ये देखो तुम, ये एफ एक्टिन है। ओके एफ एक्टिन, तो एफ एक्टिन बेटा पॉलीमर होता है, इसका मोनोमर होता है जी एक्टिन। जी एक्टिन मतलब ग्लोबुलर एक्टिन, वो जो राउंड राउंड होता है ना, ये ईच को हम कहते हैं, एक को जी एक्टिन कहते हैं। ठीक है, अब जी एक्टिन बहुत सारे मिला के हमने उसको कहते हैं फिलामेंट एक्टिन। ओके जी एक्टिन एक था ग्लोबुलर एक्टिन, अब क्या हो गया, बहुत सारे बन के फिलामेंट बन गया, उसको हमने कह दिया एफ एक्टिन, दैट इज फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, तो इसको कवर करके एक टेप जैसा स्ट्रक्चर होता है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक तीसरा सब कंपोनेंट होता है, दैट इज ट्रोपोनिन। अब ये जो ट्रोपोनिन है 3 सब यूनिट से बना है, उसी को मैंने अभी आपको कहा टीपीसी, टीपीआई एंड देन टीपीएम। टीपी इंडिकेट्स ट्रोपोनिन। ठीक है, टीपी इंडिकेट्स ट्रोपोनिन, सी एम आई आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अभी मैं आपको, हाँ ये देखो स्ट्रक्चर है हमारा मायोसिन का। ये तो किसका स्ट्रक्चर था, ये बेटा थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दैट इज थिन, दैट मींस एक्टिन। आपकी एनसीईआरटी ने थिन फिलामेंट को एक्टिन दिया है, तो ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हो, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है विच इज थिक फिलामेंट। ओके, तो इसमें भी क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक टेल है। ओके, जिसको हम कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन। ओके, लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। ओके, इसके बाद इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आर्म। ओके, आर्म स्ट्रक्चर है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये हेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हेड स्ट्रक्चर है, इसको आर्म स्ट्रक्चर। तो आर्म में बेटा हेवी मीरोमायोसिन होते हैं। ओके, मतलब पूरे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, पूरे में हेवी मीरोमायोसिन होता है। ओके, बट आर्म के ऊपर जो पर्टिकुलरली हेड है, हेड में ना 2 साइट्स आपको मिलेंगे, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक एटीपी बाइंडिंग साइट। देखो यहाँ पे ना तुम एक्टिन के ऊपर ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर देखोगे, जिसको हम कहते हैं मीरोसिन मायोसिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन के ऊपर ना मायोसिन बाइंडिंग साइट होते हैं, क्यों, क्योंकि उसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्टिन ने ना मायोसिन के साथ बाइंड करना है। ठीक है, तो उस पार्ट को, उस एरिया को
एक्टिन के अंदर जो प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। इसी तरीके से मायोसिन में भी एक पार्ट है जो एक्टिन के साथ बाइंड करेगा, उसको हम कहते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पे दिख रहा है ये मायोसिन है, मायोसिन के ऊपर कौन है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। इसके अलावा एक दूसरा एरिया है जिसको हम कहते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। मतलब ये तो इतना जरूरी है, इसके बगैर, एटीपी बाइंडिंग साइट के बगैर तो समझो मैकेनिज्म होगा ही नहीं। ओके चाहे इनिशिएट करने के लिए हो कॉन्ट्रैक्शन मतलब मसल का, या फिर रिलैक्स करने के लिए हो, सब चीजों के लिए इस एटीपी का होना बहुत जरूरी है, मतलब बाइंडिंग साइट का, और एटीपी का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। ठीक है, एटीपी बाइंडिंग साइट एटीपी को बाइंड करने के लिए। क्लियर? अब ये ना तुम मेरे हाथ का डायग्राम देखो। ओके ये देखो तुम, ये स्ट्रक्चर ऑफ थिन मायोफिलामेंट है। ओके ये जी एक्टिन है, जो मोनोमर है, मैंने आपको बताया था ना ये जी एक्टिन है। मतलब ये जो पार्ट है ना, ये समझो ये क्या है, ये है हमारा मायोसिन बाइंडिंग साइट। ओके ये पार्ट मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ये जी एक्टिन है, दैट मीन्स ग्लोबुलर एक्टिन। एक एक्टिन को हमने जी एक्टिन कह दिया, वो मोनोमर है। बहुत सारे मिला के एक फिलामेंट बनाते हैं जिसको हमने कह दिया एफ एक्टिन, मतलब फिलामेंटस एक्टिन जो पॉलीमर है, इसमें है मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, अब ये तुम देख लो पूरी तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने देखा था, जो फिलामेंट है हमारा, एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन है, वो यहाँ पे ऐसे करके स्ट्रक्चर में बना है। ठीक है, तो इसको तो हमने कह दिया था ना जैसे डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसी तरीके से देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने क्या देखा, एक्टिन के 2 फिलामेंट हैं, तो यहाँ पे 2 फिलामेंट ऑफ एक्टिन लिख दिया। ओके एक्टिन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर थी जिसको मैंने कहा था टेप जैसा स्ट्रक्चर। ओके टेप मतलब क्या बेटा, तुमने सेलोफान टेप देखा होगा ना, तुमने कोई साइंस का प्रोजेक्ट होगा या कुछ फंक्शन होगा, प्रोग्राम होगा, तो आप क्या करते हो, डेकोरेशंस करते हो सेलोफान टेप लगा के, है ना, उसी तरीके का एक टेप होता है। ओके तो ट्रोपोमायोसिन इज अ टेप विच हैज 2 फिलामेंट्स, उसके भी ऊपर नीचे, एक्टिन के ऊपर और एक्टिन के इधर नीचे 2 फिलामेंट्स होते हैं ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर लगे हुए होते हैं ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट्स। ठीक है, तो टीपीएम, टीपीसी और टीपीआई कहते हैं उसको। टीपीएम क्या है बेटा, दिस इज ट्रोपोनिन एम, दैट इज इस पार्ट जो है ना, ये जो सब यूनिट है, दी हियर टीपी बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन। ओके तो हमारे तीनों सब यूनिट्स को, तीनों जो ट्रोपोनिन के सब यूनिट्स है ना, उनमें से एक सब यूनिट ऐसा है जो ट्रोपोमायोसिन को एकदम बाइंड करके रखा हुआ है। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करके रखा हुआ है, दैट इज टीपीएम। ओके यहाँ पे मायोसिन इंडिकेट्स कि हाँ भाई ट्रोपोमायोसिन को बाइंड करके रखा है। ठीक है, देन टीपीसी। ओके यहाँ पे नीचे लिखा है आपको टीपीसी। टीपीसी इज दैट ट्रोपोनिन दैट हेल्प्स इन द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो इस टीपीसी में कैल्शियम आके बाइंड करता है। मैं बताऊंगी कब आके बाइंड करेगा, क्यों करेगा, बाइंड करने से क्या होता है, नहीं करने से क्या होता है, वो भी मैं बताऊंगी आज मैकेनिज्म में। ठीक है, तो टीपीसी क्या काम आता है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट में आता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट टीपीआई, तो आई इंडिकेट्स इनहिबिशन। ठीक है, तो आई का मतलब क्या है, इनहिबिशन। तो ट्रोपोनिन आई इज द subunit which inhibits the binding of actin and myosin। ठीक है, तो एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को इनहिबिट करके रखता है। देखो बेटा, अब तुम ऐसे बैठे हुए हो, तुम नहीं लिख रहे, ओके यू आर नॉट राइटिंग डाउन एनी नोट्स, तुम बैठे हो गौर से ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो। अब तुमको फ्लैश हुआ, अरे ये मेरे पास तो नहीं है, मुझे लिखना चाहिए। तुम क्या करोगे, जल्दी से फट करके पेन उठाओगे और लिखना स्टार्ट करोगे। अब तुम जो लिखना स्टार्ट करे थे ना, तुम्हारा हाथ पहले रिलैक्सेशन स्टेट में था, वो बिल्कुल कुछ एक्शन नहीं कर रहा था। अब तुमने लिखने के लिए पेन ली, बुक ली, तो अब क्या हुआ, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हुआ, तुम्हारा स्केलेटन मूव हुआ, स्केलेटन के साथ तुम्हारे स्केलेटल मसल्स मूव हुए। जो मसल्स मूव हुए तो वहां पे तुम्हारे ब्रेन ने सिग्नल पहुंचाया, इंपल्स पहुंचाया, एटीपी पहुंच गए वहां पे। एटीपी वहां पे पहुंचने के बाद पूरा ना एक मसल का कॉन्ट्रैक्शन किया। ओके मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो तुमने हाथ को बेंड किया और लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब तुमने ये लिखना स्टार्ट किया तो वहां पे क्या हुआ, स्लाइडिंग मैकेनिज्म। ओके फिलामेंट स्लाइडिंग मैकेनिज्म हुआ। इससे पहले तुम जब ऐसे ही बैठे थे तो तब क्या हुआ था, तब तो तुम्हारे हाथ के मसल्स कुछ नहीं काम कर रहे थे ना, तब क्या हुआ था, तब ऐसा स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये जो इनहिबिटरी है ना टीपीआई, इसने क्या क्या था, एक्टिन को मायोसिन के साथ बाइंड करने के लिए रोका था।
अब जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो तब बाइंडिंग होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, जब कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये जो टीपीआई है ना, ये बहुत जरूरी है, ये इनहिबिट करके रखता है एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शन को या फिर बाइंडिंग को। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलो, अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था, एक मसल होता है, एक मसल के अंदर होता है मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर होता है मसल फाइबर। ओके, मसल फाइबर्स को ही हम ना कॉमन भाषा में मसल सेल भी कहते हैं। ओके, मसल सेल कहते हैं। तो इन मसल सेल्स के अंदर, ओके, या फिर इन मसल फाइबर्स के अंदर मायोफाइब्रिल्स होते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको? ओके, ये एक जो स्ट्रक्चर दिखाया है ना, ये मसल फाइबर का है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मायोफाइब्रिल्स निकल रहे हैं, मायोफाइब्रिल्स के अंदर से थिन और थिक फिलामेंट भी निकलेंगे। अभी उनकी बात नहीं हो करनी है, उनकी बात कर ली हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो मसल फाइबर। तो अब क्या होगा? ओके, अब क्या होगा समझो। आपकी बॉडी ने अभी लिखना स्टार्ट करना है, मतलब आपने बैठ के मेरी क्लास सुन रही थी, आपको अभी लिखने का ख्याल आया, अरे इतने अच्छे पॉइंट्स तो कहाँ पे मिलेंगे, मैं नोट डाउन कर लूंगा। ओके, तो तुम क्या करोगे? हाथ उठाओगे, लिखना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारा जो हैंड है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसी के हेल्प से तुम लिख रहे हो। ठीक है, तो क्या हुआ? इम्पल्स जनरेट हुआ, है ना? तुम्हारे ब्रेन ने एक मैसेज भेजा, एक न्यूरो मैसेज भेजा, या तो फिर हम कहते हैं इन सिग्नल्स को इम्पल्स कहते हैं। बेटा कॉमन भाषा में ना जो नर्वस सिस्टम से सिग्नल जाते हैं उनको इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, सिग्नल भी कह लो, कोई गलत बात नहीं है। बट हम बायोलॉजी वाले कोई चीज आसानी से पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए हमने सिग्नल को इम्पल्स का नाम दे दिया। ठीक है, तो अभी एक इम्पल्स आएगी। इम्पल्स कैसे आएगी? न्यूरॉन, न्यूरॉन इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एंटायर नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो न्यूरॉन्स एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सिग्नल्स लेके आते हैं या फिर इंपल्स लेके आते हैं। तो यहां से इंपल्स आया। ओके, तो ये एंड पॉइंट है। ओके, या तो कह लो इसको एक्सॉन टर्मिनल, तुम पढ़ोगे आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, तो वहां पे आपको पता चलेगा ये एक्सॉन का टर्मिनल है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होता है, इन द टर्मिनल रीजन ऑफ न्यूरॉन कुछ वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स मतलब जो भी ग्लोबल शेप स्ट्रक्चर होता है ना, ग्लोबुलर शेप, उनको हम कहते हैं वेसिकल्स। तो उन वेसिकल्स के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं असिटाइल कोलिन या फिर असिटाइल चोलिन। ओके, तो बहुत टीचर चोलिन भी कहते हैं, कोलिन भी कहते हैं, तुमको जो कहना है तुम कह लो। ठीक है, हम तो असिटाइल कोलिन कहते हैं। ठीक है, तो असिटाइल कोलिन यहाँ से निकलेगा, ये आके बाहर सारे असिटाइल कोलिन का जो पिगमेंट होगा, या पिगमेंट नहीं कह सकते, एक कंपोनेंट है, एक हार्मोन जैसा स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो वेसिकल के अंदर असिटाइल कोलिन था, वेसिटाइल कोलिन अभी यहाँ पे रिलीज हो गया आउटसाइड द एक्सॉन टर्मिनल। अब ये जो पार्ट है, ओके, मसल फाइबर एंड एक्सॉन टर्मिनल के बीच के गैप को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, वहां पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं, बहुत सारे नेम्स हैं, आगे जाके पढ़ोगे। अभी के लिए तुम इतना याद रखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो इस जंक्शन में एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आ गए। अब इन असिटाइल कोलिन का ना तुमने देखोगे, फिर लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे तुम केमिकल कोऑर्डिनेशन में, वहां पे हार्मोन एक्शन देखोगे। तो वो ना पूरे कॉम्बिनेशन है। देखो बेटा, एनिमल फिजियोलॉजी ना तुम एक के साथ ना कंपेयर करके पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत इजी लगता है। तो अब देखो बेटा, कोई भी यहाँ पे हार्मोन है, अब जैसे समझ लो एक केमिकल हार्मोन है एसिटाइलकोलिन, इसको ना रिसेप्टर प्रेजेंट होना है ताकि वो जाके उसकी जगह में बाइंड कर सके और वो एक्टिवेट करे आगे होने वाले चीजों को। तो एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर प्रेजेंट है कहाँ पे? कहाँ पे प्रेजेंट है? मसल फाइबर के लेयर में। ओके, या फिर कह लो तुम मसल फाइबर के मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम, अब ये मसल फाइबर कौन है? जिसको हम कहते हैं सार्कोलेम्मा। ओके, सार्को रिप्रेजेंट्स टू द वर्ड मसल। मैंने आपको कहा है कार्डियो मींस हार्ट, रीनल किडनी, सार्को मसल। ठीक है, न्यूरो तो नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, पल्मोनरी लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ना हमारे बॉडी में हर ऑर्गन के लिए या फिर हर ऑर्गन सिस्टम के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड भी दिया गया है। तो इसी तरीके से लेम्मा मींस मेम्ब्रेन, जैसे तुम नॉर्मली एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हो ना, उसी तरीके से सार्कोलेम्मा है ना, ये मेम्ब्रेन है तुम्हारे मसल सेल का या फिर मसल फाइबर का। ठीक है, तो इसके अंदर तुम देखोगे तो ये सिंसाइशियम कंडीशन दिखा रहा है, मैंने आपको ये बताया था।
ओके, सिंसाइशियम मतलब क्या, ये मैंने आपको बताया था सेल साइकिल एंड डिवीजन के चैप्टर में, जहां पे कार्योकाइनेसिस होता है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियाई तो होते हैं बट वो न्यूक्लियाई ना डिवाइड करके दूसरा अल्टीमेट सेल नहीं बनाते। तो अभी तुम ये देख लो, इसको तुम ईच एक मसल सेल कहोगे, तो यहाँ पे देखो कितने न्यूक्लियाई हैं, ये न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई, तीन न्यूक्लियस, तो इसको कहते हैं हम सिंसाइशियम कंडीशन। ओके, तो एक सेल के अंदर अगर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तो उसको हम कहते हैं सिंसाइशियम कंडीशन। ठीक है, अब इसका साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म, मेम्ब्रेन को सार्कोलेम्मा कह दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ओके, मैंने आपको बताया था, देखो मसल्स में ना बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत जरूरी है। ओके, क्यों? क्योंकि हम लोग वॉलंटरी मूवमेंट कर रहे हैं, तो उन स्ट्रेटेड मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है। अब तुम्हारा मन क्या, तुम हाई करोगे तो ऐसे हाथ उठा के वेव करोगे। अब तुम्हारा मन क्या, ओके, तुम बाजू वाली जो बैठी है लड़की, उसको ऐसे पिंच करोगे या मारोगे या उसको खींचोगे या पता नहीं कुछ करोगे। तो ये वॉलंटरी तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो ना, तो इसके लिए एनर्जी जरूरत होती है, एनर्जी की। तो अब एनर्जी का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बस मैंने एक माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया है जिसका नाम है सार्कोसोम। ओके, तो मसल सेल में रहने वाले माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं। ऑलराइट, तो इसका जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है वो एंडोमाइसियम है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इनके बीच बीच में कुछ टी शेप के ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ओके, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स, तो ये है बेटा ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं इनको। क्लियर? अब इनके बीच में ना यहाँ पे होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह, जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, उसको नाम हमने दिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इट हैज अबंडेंस ऑफ कैल्शियम। क्या है इसके पास? बहुत ज्यादा कैल्शियम है। कैल्शियम का एकदम से समझ लो एक कूड़ा पड़ा हुआ है, एकदम से एक पूरी फैक्ट्री पड़ी है। ओके, कैल्शियम की। तो पूरा का पूरा कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये कैल्शियम बहुत जरूरी है पूरे हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म में। ठीक है, तो ये इतनी चीजें तुमको समझ में आ गई। तो अब देखो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। अब मैंने आपको क्या बताया, इंपल्स जनरेट हुआ तुम्हारे दिमाग में, वो इंपल्स भेजा न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरॉन ने एंड ऑफ द टर्मिनल लेके आया एक्सॉन टर्मिनल के पास, जिसके पास वेसिकल्स थे, वेसिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन था, एसिटाइल कोलिन ने सेक्रीट किया खुद को, मतलब वो बर्स्ट आउट होकर बाहर निकला, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बहुत सारा एसिटाइल कोलिन फैल गया। अब ये एसिटाइल कोलिन ना एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, तो तब क्या हुआ? तो तब क्या होता है बेटा, जब ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स बाइंड करते हैं तो टी ट्यूब्यूल्स तक इंपल्स पहुंच जाती है। ठीक है, तो इंपल्स जो जनरेट हुई थी न्यूरॉन से भी, वो कहाँ पहुंची? टी ट्यूब्यूल्स में पहुंची। अब टी ट्यूब्यूल से ये कहाँ तक ट्रांसफर हो जाती है? ये जो इंपल्स जनरेट हुई थी, जो सिग्नल जनरेट हुआ था, ये कहाँ तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है या फिर कंडक्ट होता है? टुवर्ड्स द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो इंपल्स एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के थ्रू टी ट्यूब्यूल्स में गया, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया। अब यहाँ से जो कैल्शियम है, जिसका अबंडेंस है कैल्शियम का, तो ये कैल्शियम बाहर आएगा। तो ये क्या होगा? ये कैल्शियम बाहर आके गिरेगा। ओके, जब ये कैल्शियम बाहर आएगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, मायोफाइब्रिल के थिन फिलामेंट में ट्रोपोनिन करके एक स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो उस ट्रोपोनिन में होता है टीपीसी, ट्रोपोनिन सी। तो वहां पे वो जो ट्रोपोनिन है ना, वो बाइंड करेगा इस रिलीज्ड कैल्शियम के साथ। ठीक है, तो कैल्शियम रिलीज हुआ यहाँ पे, तो वहां पे जो टीपीसी था उसने कैल्शियम को बाइंड किया। समझ में आ रहा है? यहां तक आपको समझ में आया? तो यहां तक हमने क्या देखा, हमारे मायोफाइब्रिल, थिन मायोफाइब्रिल में जो ट्रोपोनिन है, उसमें जो टीपी सी है, उसने कैल्शियम को बाइंड किया। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आई होप दिस इज क्लियर, इतना तो क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं थियरी को। ओके, यहाँ पे देखो, तो अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर अकर्स बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट। तुमको एक बात पता होना चाहिए बेटा, हम कहते तो हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, बट ना इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आते। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सुकड़ गया, एकदम बिगड़ गया, ऐसा नहीं होता। बस क्या होता है, स्लाइड करता है।
ठीक है, जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर थोड़ा बहुत ऐसे स्लाइड करता है। जब वो स्लाइड इन करता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब वो स्लाइड आउट करता है तो मसल रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गई तुम्हारे को बात? ओके, तो अब क्या हुआ? तो अब क्या हुआ, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हारे को, ये क्या है? थिन फिलामेंट है। ओके, थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट में ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन में भी कितने ट्रोपोनिन थे? 3 ट्रोपोनिन थे, तुम्हारे को याद होगा ना, ऐसे करके 3 ट्रोपोनिन यूनिट्स थे। तो ये एक को आपने टीपीएम कह लिया, एक को टीपीआई कह लिया, दूसरे को टीपीसी कह लिया। अब ये जो टीपीसी है, इसमें रहता है कैल्शियम बाइंडिंग साइट। तो जो कैल्शियम निकला था, कहाँ से निकला था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वहां से निकल के ये कैल्शियम आके यहाँ पे बाइंड कर जाता है। जब ये यहाँ पे आके बाइंड करेगा ना, जब ये आके यहाँ पे बाइंड करेगा ना, तो तब क्या होता है? तब क्या होता है? ये ऐसे रहता है ना स्ट्रक्चर। ओके, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रहता है। तो ये आई है, ए एम है, और ये सी है, समझ लो। ठीक है, तो सी में जब आके बाइंड किया, किसने? कैल्शियम ने जब टीपीसी को आके बाइंड किया ना, तो तब क्या होता है? ये जो टीपीआई है ना, ये अपना पोजीशन बदलता है। मैम कैसे बदलेगा? अभी तो ये ट्रायंगुलर शेप में है ना, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ बन जाता है। तो इसका मतलब क्या? यहाँ पे एम है जिसने ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करके रखा है, यहाँ पे सी था, यहाँ पे आई था। ठीक है, तो जैसे ही टीपीसी के पास कैल्शियम आके बाइंड किया, तो आई ने अपनी जगह छोड़ दी और यहाँ पे आके थोड़ा पीछे हट गया। जब आई आके पीछे हटा, तो अभी इनहिबिट करके रखा था ना इसने, एक्टिन और मायोसिन को बाइंड ना करने के लिए ये रोक के रखा था। अभी ये जब टीपीआई बाहर निकलेगा, तो मतलब क्या? शुरू हो गई कहानी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैकेनिज्म हो सकता है। क्लियर? तो अभी टीपीआई बाहर निकला। अब टीपीआई बाहर हो जाने के बाद क्या होगा, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ इन प्रोसेसेस में। अब तुम ये स्टेप्स देखो। ओके, क्यों बोरिंग कर रही हूँ क्या मैं? क्यों लोग लीव करके जा रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, देख लो तुम। अराइवल ऑफ इम्पल्स, किसने इम्पल्स लेके आई? न्यूरॉन फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल। ओके, एक्सॉन टर्मिनल में असिटाइल कोलिन था जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज किया। असिटाइल रिसेप्टर्स थे, सॉरी असिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स थे सार्कोलेमा के ऊपर, उन्होंने रिसीव किया। फिर टी टेब्यूल्स के थ्रू जो इम्पल्स है वो कंडक्ट होके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया और वहां से कैल्शियम ना रिलीज हुआ। यहाँ पे देख लो, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बाय टी टेब्यूल्स टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? कैल्शियम के चैनल्स को ओपन करेगा। ओके, एससी मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप कह सकते हो, या फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप कह सकते हो। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ? कैल्शियम का इफ्लक्स हो गया, चैनल्स ओपन हुए कैल्शियम के, तो इफ्लक्स हुआ, मतलब कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक एंडिकुलम से सॉरी रेटिकुलम से बाहर निकला। अब जो कैल्शियम बाहर निकला, ये कहाँ पे जाके बाइंड हो गया? बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन टू टीपीसी। ओके, अब जब टीपीसी के साथ बाइंड हुआ तो क्या होता है? टीपीआई स्लाइड्स डाउनवर्ड्स। ओके, टीपीआई नीचे चला जाता है, थोड़ा ट्रोपोमायोसिन भी खिंच जाता है, मतलब थोड़ा सरक जाता है। उसके बाद क्या होता है? तो मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन इज एक्सपोज्ड। जो टीपीआई ना एक्सपोज नहीं करने दे रहा था, वो इनहिबिट करके रखा था। अब टीपीआई जैसे सरक गया, मतलब जैसे वो खिस गया, या तो समझ लो साइड पे चला गया, तो टीपीआई टीपीएम दोनों साइड में चले जाते हैं। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? जो एक्टिन के ऊपर, एफ एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स थे, अभी वो एक्सपोज हो गए, मतलब अभी कहानी शुरू होने के लिए सब चीजें तैयार हैं। ठीक है, ये स्टेप 1 है, स्टेजेस का ये स्टेप 1 है। ओके, या फिर तुम कह लो स्टेज 1। अब स्टेज 2 में क्या होगा देखते हैं, चलो। ओके, तो स्टेज 2 में क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा, यहाँ पे तुम देखो। हाँ, इतना आपको समझ में आ गया ना? 1 मिनट वहां पे जाने से पहले मैं तुमको पूछ लूं, इज दिस क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक का क्लियर है तुम लोगों को? अगर यहाँ तक कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लो, अदरवाइज गिव मी अ थम्स अप और राइट क्लियर। अच्छा, सिर्फ रामनगर को समझ में आया, बाकी सारों को कुछ समझ नहीं आया।
चलो, हाँ, तो अब क्या होगा, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो तुम, अभी क्या हुआ, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हुआ था। ओके, ये फर्स्ट स्टेप का ना लास्ट पॉइंट था। अब क्या हो रहा है स्टेज 2 में, अब सिर्फ एक्टिन को प्रिपेयर होना नहीं है, थिक फिलामेंट को भी प्रिपेयर करना है ना। तो अभी थिक फिलामेंट क्या करेगा, ये भी प्रिपेयर करेगा कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म के लिए। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, एटीपी बाइंडिंग साइट, इसके ऊपर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एटीपीएस। ओके, तो इसके ऊपर एक एंजाइम होता है एटीपीएस, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, थिक मायोफिलामेंट को भी तैयार करना है, थिन मायोफिलामेंट तैयार है। ओके, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज्ड है, अभी हमको करना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे कौन आके बाइंड करेगा, एटीपी आके बाइंड करेगा। देखो यहाँ पे तुम, बाइंडिंग ऑफ एटीपी विथ मायोसिन, मैम कौन सी जगह पे, मायोसिन के ऊपर, एटीपी बाइंडिंग साइट में। मैंने आपको बताया था मायोसिन का जो हेड है उसमें दो बाइंडिंग साइट थे, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक एटीपी बाइंडिंग साइट। तो एटीपी बाइंडिंग साइट में किसने आके जगह ले ली, एटीपी ने जगह ले ली, ठीक है। तो एटीपी बाइंडिंग साइट में एटीपी आके ज्वाइन हो गया, मतलब लग गया उसको। तो एटीपी विद द हेल्प ऑफ वाटर, ये क्या करता है बेटा, ये करता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब, मैं आपको बेटा केमिस्ट्री तो इतनी पता है, हाइड्रोलाइसिस क्या कहते हैं, कोई भी एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर वाटर का यूज होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो अब एटीपी एडीपी से कन्वर्ट होना है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, एटीपी बाइंडिंग साइट में कौन प्रेजेंट है, एटीपी एस, ओके जी, या फिर तुम मायोसिन एटीपीएस भी कह सकते हो, ठीक है। तो एटीपीएस प्रेजेंट है, इसने एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी बनाने में पूरी पूरी सपोर्ट की है, ओके, अपना ना कंट्रीब्यूशन दी है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जहां पे मायोसिन का एटीपी बाइंडिंग साइट है वहां पे एटीपी आके ज्वाइन हो गया, एटीपी आके ज्वाइन होने के बाद एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया। पहले, सबसे पहले जब एटीपी निकलेगा यहां से, ओके, एटीपी एज अ प्रोडक्ट जब सबसे पहले निकलता है, तो देखो यहाँ पे जब एटीपी निकलता है तो क्या होता है, ओके, जब ये रिएक्शन होता है ना एटीपी बाइंडिंग साइट में, जब एटीपी निकला तो क्या होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन, मायोसिन के ऊपर एक्टिव एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये विथ पावर, बहुत सारे पावर, क्यों, यहाँ पे एनर्जी भी तो रिलीज हुई है ना, तो बहुत सारे पावर के साथ ये जाके अटैच करेगा मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन को। अब बेटा एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट है, मायोसिन में एक्टिन बाइंडिंग साइट है, तो दोनों ने जाके एक दूसरे को बाइंड कर ली। बेटा यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत धीरे है, वरना मैं अपने हैंड जेस्चर से आपको एक्शन करके बताती, ठीक है। तो दोनों ने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया या फिर मिल गए, समझ लो, इसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक, या फिर आपकी एनसीईआरटी ने कहा है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, इसको एक्टोमायोसिन फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही एटीपी टूटेगा एडीपी और पीआई में, तो जब एडीपी निकलेगा तो पावर स्ट्रोक होगा, मतलब बाइंड करेगा एक्टिन मायोसिन के साथ टू द रेस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट्स। उसके बाद जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, पीआई निकलेगा, तो तब क्या होगा, तब ये जो अटैचमेंट हुआ है ना थिक का थिन फिलामेंट के साथ, अब क्या होगा, जो थिन फिलामेंट है ना वो मूव करेगा ओवर थिक फिलामेंट, जो थिन फिलामेंट है ना वो मूव करेगा थिक फिलामेंट के ऊपर, समझ आ रहा है। तो तुम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखो, ओके, ये नहीं, आपका एनसीईआरटी का ही स्ट्रक्चर होगा, मैं वो लेती हूँ। हाँ, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, तुम सिर्फ डायग्राम देखो बेटा, इधर उधर कहीं पे मत देखो, ठीक है। ये डायग्राम है तुम्हारा, तो एक मिनट में अपना कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हुआ था, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या हुआ, देखो एडीपी और आईपी बाहर निकला, दैट इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। जब एडीपी पहले निकला तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, तो क्या हुआ, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट थे, मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट थे, दोनों ने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो थिन फिलामेंट है ना ये स्लाइड करता है ओवर थिक फिलामेंट, ठीक है, ये थिक फिलामेंट है,
और ये थिन फिलामेंट है। ओके, ये मतलब ये थिन फिलामेंट है। ठीक है, तो थिन फिलामेंट ऐसे मूव करेगा थिक फिलामेंट के ओवर। थिक फिलामेंट में मूवमेंट नहीं होती। ओके, सिर्फ उसका जो हेड है ना वो मूव करता है। जब थिन मूव करेगा तो उसमें जो हेड लगा हुआ होता है ना सिर्फ वो मूव करता है। ठीक है, तो थिन फिलामेंट मूव होगा। क्लियर। अब अटैच होता है एडीपी के हेल्प से, मूव होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के हेल्प से। ठीक है, अब ये मूव हो जाने के बाद, अब ये मूव हो जाने के बाद क्या होगा ये हम देखते हैं। ठीक है, अब चलो मेरे नोट्स पे। हाँ, तो अभी क्या हो गया, हाँ, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट, इसको हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। अभी हमारे मसल ने कॉन्ट्रैक्ट की। ओके, दोनों ने, एक्टिन एंड मायोसिन ने ज्वाइन किया एंड स्लाइडिंग मूवमेंट दिखाया एक दूसरे के ऊपर। ओके, सिर्फ थिन फिलामेंट मूव करता है, याद रखो। ओके, स्लाइड करता है। क्लियर। अब थर्ड स्टेज पे हम पहुंच गए, दैट इज मसल रिलैक्सेशन। तो अब क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन तो हो गई। अब क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में ही रहोगे क्या? कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में हमेशा नहीं रह सकते, तुम कभी ना कभी तो जाके रिलैक्स करोगे। तो रिलैक्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो इम्पल्स आ रही है ना, कहाँ से इम्पल्स आ रही थी, न्यूरॉन से। ओके, अब एक न्यूरॉन में फिर मैसेज भेजना है कि हाँ भाई अब तुम रुको। ठीक है, अब ये रोकने के लिए क्या होता है, इम्पल्स ना रुकना चाहिए। अब रिम्पल्स को रोकने के लिए जो असिटाइल कोलिन था, याद है, अब वो असिटाइल कोलिन को डाइजेस्ट करेंगे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। रुको मैं तुम्हारे को दिखाती हूँ। ये एसिटाइल कोलिन है ना यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर आएगा, मतलब समझ लो एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह, जो हमने पढ़ा था ना रेन एंजाइम, तो इसकी तरह एक ऐसा सीजर का स्ट्रक्चर आएगा। अब ये सीजर आके क्या करेगा, इस असिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स को सबको डैमेज कर देगा, मतलब टेम्पोररीली। ओके, तो टेम्पोररीली ये करता है। क्लियर। तो टेम्पोररीली करता है, तुम ऐसा मत समझ लो कि परमानेंट डैमेज हो गया, तो ऐसा होगा तो फिर मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, मतलब वो इनएक्टिव करता है, समझ लो। ठीक है, इनएक्टिव करता है। कौन इनएक्टिव करता है, असिटाइल कोलाइन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ठीक है, वो एंजाइम आके क्या करेंगे यहाँ पे देखो। ओके, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करेंगे, किनको, रिसेप्टर्स को। ओके, तो असिटाइल कोलाइन डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिसेप्टर्स को, और कुछ हद तक बेटा कुछ किताबों में रिसेप्टर्स लिखा होता है, कुछ किताबों में असिटाइल कोलिन लिखा होता है। ये पता नहीं ये कैसी डिबेट है, चलती जा रही है, लेकिन तुम्हारे लिए इतना पता होना चाहिए, असिटाइल कोलाइन डाइजेस्टिव एंजाइम्स ओके डाइजेस्ट करते हैं। ओके, या तो असिटाइल कोलाइन को या तो रिसेप्टर्स को। ठीक है, इतना तुम्हारी एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि तुमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, अभी डाइजेस्ट हो गया तुम्हारा असिटाइल कोलाइन। ओके, अब डाइजेशन लीड्स टू इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम टू एससीआर। जो कैल्शियम निकला था ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर। ओके, तो मसल फाइबर के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम जो इफ्लक्स हुआ था, वो इनफ्लक्स होगा, वापस से अंदर आएगा कैल्शियम। जब कैल्शियम अंदर आएगा तो तब क्या होगा, टीपी सी के साथ बाइंड नहीं होगा। तो टीपी जब सी के साथ बाइंड नहीं होता है तो तब क्या होगा, टीपीआई अपनी वापस आ जाएगा अपनी जगह में। जब टीपीसी बाइंड हुआ था कैल्शियम के साथ तो टीपीआई ने अपनी जगह बदली थी। अब टीपीसी के पास कैल्शियम नहीं है तो टीपीआई वापस से अपनी जगह ले लेता है। ठीक है, तो ये अपनी जगह ले लेने के बाद क्या होगा तुम देख लो, ये अपनी जगह वापस ले लेता है। तो इसके बाद एक्चुअल रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन ऑफ एटीपी। ठीक है, देखो प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ था एटीपी के साथ, प्रोसेस एंड भी हो रहा है एटीपी के साथ। यहाँ पे एटीपी का बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बेटा हमारे जो मसल्स में एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोक्रिएटिनिन। तो ये फॉस्फोक्रिएटिन एक प्रोटीन है बेटा, यहाँ पे लिख लो तुम कहीं पे तो साइड में। ठीक है, ये एक प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन को हमारा जो एडीपी निकला था ना, बहुत सारे एडीपीस निकले थे, तो जो एडीपी निकला था ना वो बाइंड हो गया इस प्रोटीन के साथ, तो इसने बना लिया एटीपी और क्रिएटिनिन। ओके, अब ये क्रिएटिनिन तुम्हारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में बाहर जाएगा। तुमने देखा था कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, उसमें ना बहुत थोड़ा में क्रिएटिनिन होता है, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर चला जाएगा। अब ये जो एटीपी बना है, अब ये फिर क्या करेगा, ये एटीपी हेल्प करेगा वापस से ब्रिज फॉर्मेशन बनाने में। लेकिन अब ये जो एटीपी बना है ना, ये एक ऐसा इंडिकेशन है। ओके, एटीपी गोस टू बाइंड टू द एटीपी बाइंडिंग साइट टू रिलीज द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन।
तो पता नहीं ये स्टेटमेंट कुछ अजीब है ना, एक सेकंड तुम रुको, एक सेकंड तुम रुको। ये जो एटीपी बना है ना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ये क्या करता है, जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ था ना उसको रिलीज करता है। मतलब अभी जो बना था एडीपी निकल के, जो ब्रिज बनी थी, पावर स्ट्रोक बना था, उसको रिलीज करना है ना, तो वो रिलीज होगा। तो अब क्या होगा, अब एटीपी बनने से, ओके, एटीपी बनने से क्या होता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का रिलीज होगा। ठीक है, ये तुम हटा दो, ये तुम हटा दो, तुम ये पता नहीं मैंने क्या सोच के लिखा है। ओके, ये तुम हटा दो, ठीक है। इतना समझ लो, जो एटीपी बना है, जो एटीपी बना है, इट हेल्प्स, एटीपी हेल्प्स टू रिलीज क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, या फिर तुम कह लो यू नो वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का। उसके बाद क्या होगा, मसल ना रिलैक्सेशन को अचीव करेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद एक्चुअली ये स्टेटमेंट आना चाहिए था। ओके, अब ये जो एटीपी बना है ना, ये एटीपी फिर से हेल्प करेगा एटीपी बाइंडिंग साइट में बाइंड करके टू स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये एक्चुअली ये पॉइंट ना 17 करके लास्ट में आना चाहिए था, तुम कर लो ऐसे। ठीक है, एक मिनट बेटा, गिव मी अ सेकेंड। ओके, जो फॉस्फोक्रिएटिनिन एडीपी के साथ जुड़ के एटीपी बनाया, तो वहां पे क्रॉस ब्रिज रिलीज हुआ। ठीक है, मसल रिलैक्सेशन हुआ। उसके बाद जो एटीपी मिला है हमको, वो फिर से क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट को तुम पीछे लगा लो। क्लियर? तो आई होप दिस इज क्लियर, सबको शायद समझ में आ गया होगा। मैंने 3 स्टेजेस में पूरा आपको समझाया है। ओके, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, न्यूरॉन ने इंपल्स लेके आया। ओके, न्यूरॉन इंपल्स लेके आया टू द एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल के पास कौन था, असिटाइल कोलाइन के वेसिकल्स। असिटाइल कोलाइन ने फिर रिलीज हुआ इनटू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज हुआ था यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे असिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स ने बाइंड किया असिटाइल कोलाइन को, इंपल्स भेजा टी टेब्यूल्स में। देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, कैल्शियम का अबेंडेंस था इसके पास, इसने रिलीज किया बाहर। तो यहाँ पे इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम हुआ। कैल्शियम का जब इफ्लक्स हुआ, तो तब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे थिन मायोफाइब्रिल में, ओके, तो थिन मायोफाइब्रिल में क्या हुआ, कैल्शियम टीपीसी के साथ बाइंड कर लिया। तो टीपीसी के साथ बाइंड होने पे क्या करेगा, टीपीआई अपने जगह बदलेगा, जिसके साथ ट्रोपोमायोसिन का जो टीपीएम है वो भी जगह बदलता है। फिर वहां पे मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन के ऊपर एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मायोसिन के ऊपर जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, वहां पे वाटर की मदद से एडीपी और पीआई बनते हैं। जब एडीपी रिलीज होता है तो पावर स्ट्रोक बनेगा, और जब पीआई बाहर निकलेगा तो स्लाइड करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे बाइंड करते हैं तुम्हारे को पता है, रेस्पेक्टिव बाइंडिंग साइट्स जो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है वहां पे। तो फिलामेंट स्लाइड करेगा। उसके बाद हमको रिलैक्स करवाना है, तो इंपल्स को स्टॉप करना है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम स्टॉप करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम होगा बैक टू एससीआर, टीपी अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। उसके बाद जो एटीपी हमने खर्च किया था उसको वापस लाना है। तो हमारे मसल्स में एक प्रोटीन होता है फास्फोक्रिएटिनाइन, वो एडीपी के साथ बाइंड करके एटीपी बनाएगा विद द रिलीज ऑफ क्रिएटिनिन। ठीक है, उसके बाद मसल रिलैक्स होगा। ओके, तो मसल रिलैक्स होगा, एटीपी के होते ही क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जो बना था वो रिलीज होता है। ठीक है, लास्ट में जो एटीपी यहाँ पे बना है, ये फिर से एटीपी बाइंडिंग साइट पे बाइंड करके क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन करवाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ठीक है, अब ये जो चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी बताना तो है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लगा लो, लगा के इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा ये पूछा गया है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, सार्कोमियर तुम्हारे को पता है, मैंने बताया था, वो ए बैंड, एच बैंड, जेड लाइन, एम लाइन, ओके, आई बैंड, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो क्या होता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, जेड लाइन कम्स क्लोजर। ओके, जेड लाइन्स वो करीब आने को लगते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी उसका स्ट्रक्चर नहीं है क्या, हाँ, तो यहाँ पे देख लो, तुम यहाँ पे देख लो, ये जो जेड लाइन है ना, यहाँ पे जेड लाइन है, समझ लो। ये कैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसने, हाँ, ये देखो तुम, ये जेड लाइन। तो जेड लाइन क्या करेंगे, ये दे कम्स क्लोजर।
ठीक है, ये ऐसे करके ये करीब आएगा, जेड लाइन कम्स क्लोजर। ठीक है, और जो हेच बैंड है, हेच बैंड है ना, वो भी शॉर्टर होगा। ओके, यहाँ पे बीच में जो आपको हेच बैंड दिख रहा है, ये हेच बैंड है ना, ये शॉर्टर होगा, हेच बैंड शॉर्टर होगा। ठीक है, इसके अलावा जो ए बैंड है, जो ए बैंड है वो बिल्कुल ही मूव नहीं करेगा, वो एकदम रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, तो जेड लाइन कम क्लोजर, ओके, जेड नो हेच जोन रिड्यूसेस या फिर शॉर्टन्स, आई बैंड भी शॉर्टन करेगा, सिर्फ ए बैंड ऐसा है जो बिल्कुल ही बदलता नहीं है, विच रिमेन्स सेम। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत 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 बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम इसके ऑपोजिट में रिलैक्सेशन में डाल लो। ओके, रिलैक्सेशन में क्या होगा, जेड लाइन मूव फार्दर, बहुत दूर चले जाते हैं, जो जेड हेच जोन एंड आई जोन है, ये लंबे होने लगते हैं, जो शॉर्टन हुए थे वो वापस से लंबे होने लग जाते हैं, फिर ए बैंड तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो अब बेटा तुम ये पीपीटी देखो, अब पीपीटी देखने पे तुमको एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस रीच टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसको हम लोग मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में देयर इज अ सिनैप्स बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा। ठीक है, चलो, तो इसके बाद सिनेप्टिक वेसिकल्स रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एज एसिटाइल कोलाइन। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सॉन टर्मिनल में एसिटाइल कोलाइन थे जो रिलीज हुए थे। इट जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल मतलब इंपल्स को पास करना। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटाइल कोलाइन ने ना, एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करने से क्या जनरेट हुआ था, एक्शन पोटेंशियल। ओके, एक्शन पोटेंशियल मतलब इंपल्स बनना, समझो एक टाइप का सिग्नल बनना। तो यहाँ से ये जो एक्शन पोटेंशियल है जो सार्कोलेमा में बना था, ये स्प्रेड करेगा टी ट्यूब्यूल्स के पास, टी ट्यूब्यूल से फिर ये पहुंचेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जब ये पहुंचेगा तो कैल्शियम आयंस का इफ्लक्स होगा। ठीक है, इफ्लक्स होगा। उसके बाद कैल्शियम आयन बाइंड करेगा सबयूनिट ऑफ ट्रोपोनिन को ऑन एक्टिन फिलामेंट्स व्हिच अनमास्क द साइट ऑफ मायोसिन। मैंने आपको बताया कैसे अनमास्क होता है, अनमास्क मतलब खुलना। ओके, जब टीपीसी बाइंड करता है तो टीपीआई टीपीएम मूव करते हैं। ओके, इससे क्या होता है, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट से एक्टिन के ऊपर वो एक्सपोज होते हैं। ओके, यहां तक स्टेप 1 बताया था मैंने। ठीक है, देन using the energy of ATP hydrolysis, myosin head binds to active sites on the actin to form cross bridge। देखो, ये आपकी एनसीईआरटी ने ना एक ऐसा सिंपल सा सेंटेंस दे दिया। इस सेंटेंस का ही मैंने तुम्हारे को वहां पे लिख के बताया कैसे एटीपी वाटर के साथ मिलके ओके एडीएपी और पीआई बनाया। ठीक है, वही चीज, बस मैंने आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एडीपी जब बाहर निकलेगा तो पावर स्ट्रोक होता है। ठीक है, जब पावर स्ट्रोक होगा एंड देन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब निकलेगा तो स्लाइड करेगा। ठीक है, तो ये जो एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, इससे क्या होता है, थिन या फिर तुम समझ लो एक्टिन फिलामेंट्स ऑन बोथ साइड मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड, वो सेंटर को मूव करेंगे एंड पार्शियली ओवरलैपिंग द हेड जोन। ओके, ओवरलैपिंग द हेड जोन, थोड़ा बहुत ओवरलैप करते हैं हेड जोन को, इसीलिए तो हेड जोन भी शॉर्टन होता है, आई जोन शॉर्टन होता है, सिर्फ ए बैंड ही रिमेन्स सेम। ए बैंड ही एक ऐसा है जो रिमेन करेगा जैसा है वैसा। देखो यहाँ पे भी लिखा है द जेड लाइन अटैच्ड टू एक्टिन्स आल्सो पुश्ड इनवर्ड्स, इट कॉजिंग द शॉर्टनिंग और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सार्कोमियर। तो जब ये स्लाइड करता है तो उसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो आई बैंड ने भी शॉर्टन किया, ओके, जेड लाइन ने भी शॉर्टन किया, ओके, उसके बाद हेच जोन भी थोड़ा बहुत शॉर्टन हुआ। क्या रिमेन सेम था, ए बैंड ना अपना लेंथ को सेम रिमेन करके रखा। ठीक है, देन मायोसिन रिलीजेस एडीपी एंड पीआई एंड गोस बैक टू रिलैक्स्ड स्टेट। अ न्यू एटीपी बाइंड्स एंड क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। ठीक है, तो ये तो बेटा ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, ये तो एक्सप्लेन हो गई। अब अ न्यू एटीपी बाइंड्स एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। ठीक है, जब नया एटीपी वहां के आके बाइंड करेगा, ओके, मैंने आपको बताया था एडीपी पीआई के साथ मिलके ओके इसने क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन किया था, बट फॉस्फोक्रिएटिनिन प्रोटीन एटीपी के साथ मिलके एडीपी के साथ मिलके एटीपी बनाया था। ठीक है, एडीपी प्लस फॉस्फोक्रिएटिनिन मिलके हमको एटीपी आया। अब ये जो एटीपी आया ना, अब ये एटीपी किसके साथ बाइंड करेगा, एटीपी बाइंडिंग साइट के पास, तब क्या करेगा क्रॉस ब्रिज
ब्रोकन होगा, ओके, या फिर रिलैक्स स्टेज में आएगा, ठीक है। तो द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड एंड द अबव प्रोसेस आर रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, ठीक है। बस इतना सा है, इसी को हम कहते हैं स्लाइडिंग प्रोसेस। अब देखो रिलैक्सेशन में भी एक पॉइंट है, व्हेन कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर सिस्टर ने, द एक्टिन फिलामेंट्स आर अगेन मास्क्ड, द जेड लाइन रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, इट रिजल्ट्स इन रिलैक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, ये हम लोग कल की क्लास में दिखते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो बेटा आप पूछ लो अभी। एनी डाउट्स? अगर डाउट्स नहीं है तो ये क्वेश्चन का आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इन मसल्स? मसल्स में स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम कौन है? यस, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो वही स्टोर करके रखता है। बाकी स्केलेटल सिस्टम हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ पे कुछ डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये ना यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, देखो ये भी मैं बता देती हूँ। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स वेरी इन डिफरेंट मसल्स, ठीक है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स लीड टू accumulation ऑफ लैक्टिक एसिड। तो क्या करते हैं बेटा, एक दिन आपको जोश आ गया कि हाँ भाई मुझे एक्सरसाइज करना है, एकदम से जीरो फिगर में आना है, जीरो साइज में आना है, तो तुम क्या करोगे, एक दिन इतना एक्सरसाइज कर लोगे तो तुम्हारे बॉडी में ना क्या होता है, ओके, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से तुम्हारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का सिक्रीशन होता है या फिर लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। आपको पता है, आपने पढ़ा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के टाइम पे, तो वैसे थोड़ा एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। जब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है तो फैटीग होता है, मतलब थकान होती है। दिस इज ड्यू टू द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू मसल्स। ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स। तो एनिमल्स का जो स्टोर्ड फूड है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है एनारोबिकली इनटू द मसल्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दूसरी चीज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेड मसल फाइबर्स एंड व्हाइट मसल फाइबर्स। ये बहुत मतलब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो रेड कलर ड्यू टू द मायोग्लोबिन। ये रेड कलर क्यों है? मायोग्लोबिन पिगमेंट है, यहाँ पे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एरोबिक मेटाबॉलिज्म है, स्लो एंड सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाइट मसल फाइबर ना, इसमें मायोग्लोबिन बहुत कम होता है, लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शो करता है, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर शॉर्ट पीरियड। आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। जैसे व्हाइट मसल फाइबर्स में तुम बेटा एग्जाम्पल ले लो आई का, आई मसल्स। आई मसल तुम ज्यादा टाइम तक पढ़ते रहोगे या स्क्रीन देखोगे तो तुम्हारी आईज थक जाती हैं, वो व्हाइट मसल फाइबर्स हैं। अब तुम्हारी समझ लो तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड, ओके, स्पाइनल कॉर्ड, तुम कितने घंटे लैब में खड़ के अपना काम करते हो, है ना, तो इतनी जल्दी से तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड नहीं थकता, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के पास जो मसल्स हैं वो रेड मसल फाइबर्स हैं, ओके। तो ये लेट थकते हैं, स्लो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, स्टेबल कॉन्ट्रैक्शन। एंड जो आइस के जगह पे मसल्स है ना, ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो इनको क्या है, मेटाबॉलिज्म इनका एनारोबिकली चलता है, तो फैटीग भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत कम होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आगे कल की क्लास में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम करेंगे। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव। ये मैंने करेक्ट ही लिखा है, पता नहीं क्यों इसको मैंने क्या समझ के रॉन्ग डाला। एटीपी गोज टू बाइंड विद द बाइंडिंग साइट। ये जो एटीपी है ना, ये एटीपी बाइंडिंग साइट में जाके बाइंड करेगा, तभी रिलीज होता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये बिल्कुल सही चीज है, पता नहीं यार, होता है ऐसे कभी कभी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। कुछ डाउट है?